1947 का साल। एक तरफ तो देखिए आज़ादी का जश्न था और दूसरी तरफ देश के बंटवारे का ज़बरदस्त दर्द और हिंसा। मतलब इन तूफानी हालात में एक नए देश ने आंखें खोली। आज हम स्वतंत्र भारत की उस मुश्किल शुरुआत और उसके बाद के राजनीतिक सफ़र की एक गहरी पड़ताल करेंगे। हमारे जो स्रोत हैं वो यही कहानी बताते हैं कि कैसे एक नए देश ने ऐसी चुनौतियों का सामना किया जो किसी के भी हौसले पस्त कर सकती थी। तो आज की बातचीत का जो मकसद है वो ये समझना है कि आज़ादी के ठीक बाद भारत के सामने 3 सबसे बड़े पहाड़ कौन से थे। पहला, बंटवारे के जख्मों के बीच देश को एक कैसे रखा जाए। दूसरा, लोकतंत्र का जो सपना देखा गया था उसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। और तीसरा, ये कैसे पक्का किया जाए कि विकास और इंसाफ सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं बल्कि सब तक पहुंचे। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी या मतलब थ्योरेटिकल चुनौतियां नहीं थी। हर चुनौती अपने आप में एक कहानी है। 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने की कहानी, भाषा को लेकर जो बहस छिड़ी और नए राज्यों के बनने की कहानी, और उस दौर की कहानी जब दुनिया 2 सुपर पावर के बीच बटी थी और भारत वो अपना अलग रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था। तो आज हम इन्हीं कहानियों के कुछ अहम पन्ने पलटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 1947 से, वो साल जो एक साथ खुशी और मातम दोनों लेकर आया। टाइम्स ऑफ इंडिया की 15 अगस्त की हेडलाइन थी, बर्थ ऑफ इंडियाज फ्रीडम। लेकिन इस जन्म के साथ बंटवारे की एक ऐसी त्रासदी जुड़ी थी जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं था। जैसा कि हमारे स्रोतों में लिखा है, लोगों के लिए ये दिल के 2 टुकड़े हो जाने जैसा था। आंकड़े तो खैर पूरी कहानी कभी नहीं बताते, पर फिर भी एक अंदाजा है कि 80 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर बॉर्डर के पार जाना पड़ा और इस हिंसा में 5 से 10 लाख लोगों की जानें गईं। और इस दर्द की गहराई को अमृता प्रीतम की एक कविता ने शायद सबसे बेहतर तरीके से पकड़ा है। वो लिखती हैं, अज आँखां वारिस शानू कित्थों कब्रां विच्चों बोल, अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फूल। मतलब आज लाखों बेटियां रो रही हैं, वारिस शाह तुम अपनी कब्र से कुछ तो बोलो। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन या लोगों का नहीं था, ये एक हद तक मतलब बेतुका भी था। हमारे स्रोत बताते हैं कि केबल, कुर्सी, टाइपराइटर, यहाँ तक कि पुलिस बैंड के बाजे तक बांटे गए। ये छोटी सी बात एक बड़ा सबक देती है कि कैसे एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी को भी एक ठंडे बेजान सरकारी प्रक्रिया में बदल दिया गया था। ये तो हुई बंटवारे की बात, लेकिन मैं सोच रहा था कि उस वक्त भारत का नक्शा तो आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये तो छोटे छोटे कोई 565 रजवाड़े या रियासतें थीं। इन्हें एक साथ लाना तो किसी सपने जैसा लगता है। ये हुआ कैसे? अंग्रेजों ने तो उन्हें पूरी आज़ादी दे दी थी कि चाहें तो भारत में मिलें, पाकिस्तान में, या फिर अपना अलग देश ही बना लें। यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। और यहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का किरदार वो ऐतिहासिक साबित हुआ। उन्होंने गजब की सूझबूझ और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती दिखाकर इन रियासतों के राजाओं नवाबों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मनाया। ज्यादातर शासकों ने एक सहमति पत्र पर दस्तखत किए जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। अच्छा। ये असल में एक कानूनी दस्तावेज था जिसमें शासक अपने राज्य की रक्षा, विदेशी मामले और संचार जैसे बड़े अधिकार भारत सरकार को सौंप रहे थे। यही वो कागज था जो उन्हें आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा बनाता था। लेकिन क्या सब इतनी आसानी से मान गए थे? कुछ तो मुश्किल मामले रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। हैदराबाद का मामला सबसे पेचीदा था। वहां के जो निजाम थे वो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनकी अपनी एक निजी सेना जैसी थी जिसे रजाकार कहते थे। ये निजाम के कट्टर समर्थक थे और उन लोगों पर भयानक जुल्म ढा रहे थे जो भारत के साथ विलय चाहते थे, खासकर गैर मुसलमानों पर। आखिरकार भारतीय सेना को दखल देना पड़ा, जिसके बाद हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। तो हाँ, ज्यादातर विलय शांतिपूर्ण था, लेकिन कुछ जगहों पर ताकत का इस्तेमाल भी करना पड़ा। तो सरदार पटेल ने जैसे तैसे देश का बाहरी नक्शा तो जोड़ दिया, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल था, अंदर की लकीरों का। हाँ बिल्कुल, कि इस नक्शे के अंदर की लकीरें कहाँ खींची जाएंगी, राज्यों को किस आधार पर बनाया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। कांग्रेस ने तो वो आज़ादी से पहले 1920 में ही वादा कर दिया था कि राज्य भाषा के आधार पर बनाए जाएंगे। सही कहा, लेकिन आज़ादी के बाद माहौल बदल गया था। बंटवारे ने देश को इतना बड़ा जख्म दिया था कि हमारे नेताओं को डर लगने लगा कि अगर अब भाषा के नाम पर देश को और बांटा गया तो कहीं और टुकड़े न हो जाएं। उन्हें लगा कि इससे देश कमजोर होगा।
इसलिए उन्होंने इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने का फैसला किया। पर क्या लोग इस फैसले से सहमत थे? बिल्कुल नहीं। और यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। केंद्रीय नेतृत्व के इस फैसले को स्थानीय नेताओं और लोगों ने चुनौती दी। पुराने मद्रास प्रांत के तेलुगु बोलने वाले इलाकों में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। उन्होंने विशाल आंध्र आंदोलन छेड़ दिया। उनकी सीधी सी मांग थी कि हमें अपनी भाषा के आधार पर एक अलग राज्य चाहिए, आंध्र प्रदेश। और इसी आंदोलन से एक बहुत बड़ी घटना जुड़ी है ना? हाँ, एक ऐसी घटना जिसने दिल्ली को हिला के रख दिया। कांग्रेस के ही एक पुराने नेता और गांधीवादी पोट्टी श्री रामुलु, वो अलग आंध्र प्रदेश की मांग को लेके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। जरा सोचिए, एक इंसान अपनी भाषा के लिए एक अलग राज्य की मांग पर 56 दिनों तक भूखा रहा और अंत में जान दे दी। उनकी मौत की खबर फैलते ही पूरे आंध्र में जैसे आग लग गई। हिंसक प्रदर्शन हुए, पुलिस फायरिंग हुई, कई लोग मारे गए। दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार दिसंबर 1952 में प्रधानमंत्री नेहरू को आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने का ऐलान करना पड़ा। मतलब एक इंसान की कुर्बानी ने पूरे देश की राजनीति की दिशा ही बदल दी। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश का बनना एक मिसाल बन गया। इसके बाद सरकार को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाना पड़ा, जिसने फिर पूरे देश में भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाएं तय करने की सिफारिश की। इस पूरी कहानी से एक बात साफ हुई कि लोकतंत्र में लोगों की आवाज को, उनकी भाषा और संस्कृति की पहचान को सम्मान देना देश को कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाता है। इससे राजनीति का दरवाजा सिर्फ अंग्रेजी बोलने वाले कुछ एलिट्स के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए भी खुल गया। भारत की विदेश नीति एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आज हम सिर्फ 2 अहम मोड़ों पर ध्यान देंगे: चीन के साथ रिश्ते और हमारा परमाणु कार्यक्रम। तो एक तरफ देश अंदरूनी मामलों से जूझ रहा था, दूसरी तरफ दुनिया में अपनी जगह बना रहा था। ये वो दौर था जब दुनिया 2 खेमों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ, जिसे हम कोल्ड वॉर कहते हैं। ऐसे में भारत के सामने बड़ा सवाल था कि वो किसका साथ दे। और भारत ने फैसला किया कि वो किसी का साथ नहीं देगा। इसी को गुटनिरपेक्षता या नॉन अलाइनमेंट की नीति कहा गया। इसका सीधा सा मतलब ये था कि भारत दोनों सुपर पावर से दोस्ती रखेगा, उनके साथ व्यापार भी करेगा, लेकिन किसी भी मिलिट्री गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। नेहरू का मानना था कि हम अभी अभी आज़ाद हुए हैं, हम अपनी विदेश नीति के फैसले किसी के दबाव में आकर क्यों लें। हम अपनी संप्रभुता को बचाए रखना चाहते थे और शांति के रास्ते पर चलकर अपनी तरक्की करना चाहते थे। सुनने में तो ये नीति बहुत आदर्शवादी लगती है, लेकिन हिंदी चीनी भाई भाई के नारे से हम सीधे 1962 के युद्ध तक कैसे पहुंच गए? क्या हमारे नेतृत्व को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था? यही तो सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारे स्रोतों में मिलता है। नेहरू को शायद यकीन था कि चीन, जो खुद साम्राज्यवाद का शिकार रहा है, वो कभी भारत पर हमला नहीं करेगा। वो एक आदर्शवादी नजरिए से देख रहे थे। लेकिन रिश्ते बिगड़ने की 2 बड़ी वजहें थीं। पहली, 1950 में चीन का तिब्बत पर कब्जा। भारत में खुलकर विरोध तो नहीं किया, पर जब 1959 में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत में शरण दी गई तो चीन भड़क गया। उसे लगा कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह थी सीमा विवाद, खासकर लद्दाख के अक्साई चिन इलाके और आज के अरुणाचल प्रदेश, जिसे तब नेफा कहते थे, उसको लेकर दोनों देशों के अपने अपने दावे थे। बातचीत से हल निकल नहीं रहा था। और फिर अक्टूबर 1962 में जब पूरी दुनिया का ध्यान क्यूबा मिसाइल संकट पर था, चीन ने इन दोनों जगहों पर अचानक हमला कर दिया। इस हार का असर, इसका भारत पर क्या असर हुआ? जाहिर है बहुत गहरा पड़ा होगा। बहुत गहरा। देश के आत्मसम्मान को जबरदस्त चोट पहुंची। नेहरू की छवि को भी बहुत नुकसान हुआ और उनकी आलोचना हुई कि वो चीन के इरादों को समझ नहीं पाए। लेकिन इसके कुछ दूरगामी असर भी हुए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई 2 हिस्सों में टूट गई। एक धड़ा सोवियत संघ का समर्थक था तो दूसरा चीन का। जो चीन समर्थक धड़ा था उसने 1964 में अपनी अलग पार्टी बना ली, जिसे सीपीआई-एम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहा गया। इसके अलावा सरकार का ध्यान पहली बार पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की सुरक्षा और विकास पर गया। इसी के बाद नागालैंड को राज्य का दर्जा मिला और मणिपुर त्रिपुरा को भी ज्यादा अधिकार दिए गए। और इसी बदलते माहौल में भारत की परमाणु नीति ने भी शक्ल लेना शुरू किया। हाँ,
शुरुआत में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में भारत का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण कामों के लिए था, जैसे बिजली बनाना। नेहरू खुद परमाणु हथियारों के सख्त खिलाफ थे, लेकिन 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण कर दिया। अब पड़ोस में एक परमाणु शक्ति वाला देश था जिससे भारत की दुश्मनी हो चुकी थी। फिर आई 1968 की परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT। भारत ने इसे भेदभावपूर्ण कहा। भेदभावपूर्ण क्यों? क्योंकि ये संधि कहती थी कि दुनिया में सिर्फ वही 5 देश परमाणु हथियार रख सकते हैं जिन्होंने 1967 से पहले बना लिए थे, यानी अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। बाकी कोई देश हथियार नहीं बना सकता। ये तो एक तरह का न्यूक्लियर क्लब बन गया था, जहां कुछ हैव्स थे और बाकी सब हैव नॉट्स। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। इन्हीं वजहों से मई 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसे शांतिपूर्ण विस्फोट का नाम दिया गया। और फिर 1998 के परीक्षणों के बाद भारत ने खुद को एक परमाणु शक्ति घोषित किया, लेकिन साथ ही नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल नहीं की नीति भी अपनाई। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 1980 के दशक के आखिर में आते हैं, जब भारतीय राजनीति में एक और भूचाल आया। एक पार्टी यानी कांग्रेस के दबदबे का दौर खत्म हो रहा था। 1989 के चुनाव एक टर्निंग पॉइंट थे, जिसके बाद केंद्र में गठबंधन यानी मिलीजुली सरकारों का एक लंबा दौर शुरू हुआ। और इस बड़े बदलाव के पीछे 2 घटनाएं थीं जिन्होंने राजनीति का पूरा खेल ही बदल दिया। इन्हें मंडल और मंदिर के नाम से जाना जाता है। पहली थी मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू होना। 1990 में VP सिंह की सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% आरक्षण देने का फैसला किया। एक मिनट, यहां हमारे श्रोताओं के लिए यह समझना जरूरी होगा कि OBC क्या है। जरूर। OBC यानी अन्य पिछड़ा वर्ग भारतीय समाज की उन जातियों का समूह है जिन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति की तरह ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा माना जाता है, लेकिन वो ऐतिहासिक रूप से अछूत नहीं मानी जाती थीं। मंडल कमीशन ने इन्हीं जातियों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। इस फैसले पर देश में जबरदस्त हंगामा हुआ, समर्थन में भी और विरोध में भी। इसने पिछड़ी जातियों की राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी ताकत बना दिया। ये तो हुआ मंडल। मंदिर से क्या मतलब है? मंदिर का इशारा अयोध्या विवाद की तरफ है। 1986 में शाहबानो मामले पर सरकार के फैसले और फिर अयोध्या में विवादित ढांचे का ताला खोलने जैसी घटनाओं ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व की राजनीति को केंद्र में लाने का मौका दिया। तो एक तरफ मंडल ने जाति की राजनीति को हवा दी, तो दूसरी तरफ मंदिर ने धर्म की। इन दोनों ने मिलकर भारतीय राजनीति की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि किसी एक पार्टी के लिए बहुमत पाना मुश्किल हो गया। रीजनल पार्टियां यानी क्षेत्रीय दल अचानक बहुत ताकतवर हो गए और दिल्ली में किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे। 1989 से लेकर 2014 तक हमने केंद्र में कई सरकारें बनती और गिरती देखीं। ये तो बाहर से देखने में काफी उथल-पुथल भरा दौर लगता है। लगता तो है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस सियासी खींचतान के बीच ज्यादातर पार्टियों में कुछ मुद्दों पर एक आम सहमति, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी बन रही थी। हमारे स्रोत इसके 4 मुख्य बिंदु बताते हैं। पहला, नई आर्थिक नीति पर सहमति। ज्यादातर दल मान गए थे कि उदारीकरण और निजीकरण देश की तरक्की के लिए जरूरी है। दूसरा, पिछड़ी जातियों के राजनीतिक और सामाजिक दावों को स्वीकार कर लिया गया। अब लगभग सभी पार्टियां OBC आरक्षण का समर्थन करती थी। और बाकी 2? तीसरा, ये मान लिया गया कि अब केंद्र की सरकार चलाने में क्षेत्रीय पार्टियों की भी अहम भूमिका होगी। वो अब सिर्फ अपने राज्य तक सीमित नहीं थीं। और चौथा, जो शायद सबसे बड़ा बदलाव था, वो ये कि पार्टियों के लिए अपनी विचारधारा से ज्यादा जरूरी ये हो गया था कि सरकार कैसे चले और पावर में हिस्सा कैसे मिले। मतलब प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी हो गया था। इसी वजह से हमने ऐसे दलों को भी साथ सरकार बनाते देखा जिनकी विचारधाराएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। तो 1947 में बंटवारे की आग से लेकर 21वीं सदी की इस मिलीजुली राजनीति तक भारत का सफर वाकई उतार चढ़ाव से भरा रहा है। एक देश जिसके बारे में दुनिया को शक था कि वो एक रह भी पाएगा या नहीं, उसने न सिर्फ खुद को जिंदा रखा बल्कि समय के साथ और मजबूत भी हुआ। इन स्रोतों से जो एक बात साफ उभर कर आती है वो ये है
कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत शायद उसकी अडैप्ट करने की, यानी समय के हिसाब से ढल जाने की क्षमता रही है। चाहे वो भाषा के आधार पर राज्य बनाने का फैसला हो जिससे देश मजबूत हुआ, या फिर गठबंधन की राजनीति हो जिसने बहुत सारी अलग अलग आवाजों को देश चलाने में हिस्सेदारी दी। ये बात सोचने वाली है। इन दस्तावेजों में 1989 से 2014 तक गठबंधन सरकारों का दौर बताया गया है, लेकिन हम जानते हैं कि 2014 और फिर 2019 में एक ही पार्टी को केंद्र में स्पष्ट बहुमत मिला। ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। क्या भारतीय राजनीति का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है? क्या गठबंधन का वो लंबा दौर सिर्फ एक पड़ाव था, या वो भारत के राजनीतिक विकास की कहानी का एक स्थायी हिस्सा बन चुका है? इस पर सोचना जरूरी है।